हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि कल यानी कि 7 जुलाई को आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था। पेपर 1 और पेपर 2 दो पालियों में संपन्न कराया गया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पेपर 1 के CDP वाले पोर्शन को, यानी कि CDP के 30 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और उनके आंसर लगाने का फटाफट से प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि हमारा चैनल आपको आगे आने वाले लगभग सभी टीचिंग गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया था एग्ज़ाम में। पहला क्वेश्चन दिया गया था फ्रेंड्स, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आप बताइए, लंबाई किसी बच्चे की बढ़ रही है, लंबाई को क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं, और वजन को भी तोल सकते हैं। तो मापा या तोला जा सकता है जो, उसे क्या बोलते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर भी हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है जीन पियाजे से संबंधित। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। फ्रेंड्स, आपने जीन पियाजे की जो है 4 अवस्थाएं पढ़ी होंगी। ठीक है, तो उन 4 अवस्थाओं में हमने पढ़ा रखा है, आपको कवर किया हुआ है टॉपिक में। तो सेकंड वाली जो अवस्था होती है उसे बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे में जीवनवाद की भावना होती है, हर चीज़ को जीवित मान लेता है। मान लीजिए कि लड़की की गुड़िया है या बच्चे का कोई खिलौना है, वो गिर जाए, हाथ से छूट जाए, तो बच्चा सोचता है कि उसको चोट लग जाएगी। ठीक है, और प्रतीकात्मक खेल मतलब संकेतों में बच्चा चीज़ों को एक्टिविटी करता है, समझता है। तो ऑप्शन नंबर 3 में जीववाद आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है। आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। जो आलोचनात्मक सोच वाले जो प्रश्न होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग जिसमें करता है बच्चा, तो क्या उद्देश्य होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए। आकलन वर्ड जो दिया है फ्रेंड्स, इसी से ये गलत हो जाता है। सेकंड, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान का कौशल को बढ़ावा देना। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। थोड़ा सा 4 आपके लिए टफ लग सकता है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। आनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के या की डैश का निर्धारण करती है। सेक्स का करती है, जेंडर का करती है, शैक्षिक सफलता है, सीखने की शैली। फ्रेंड्स, याद रखेंगे कि सीखने की जो शैली है वो वातावरण से सीखता है, शैक्षणिक सफलता वो भी वातावरण में बाद में मिलती है। ठीक है, ठीक है, और जेंडर भी आनुवांशिकता जो है वो जेंडर का निर्धारण भी नहीं करती। फिर बचता है क्या, आपका सेक्स बचता है, यानी कि नंबर 1 पे जो है सेक्स। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 में 1 दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आई होप आपकी, क्योंकि सीखने की शैली और शैक्षणिक सफलता ये वातावरण में मिलती हैं बाद में, और जेंडर भी आनुवांशिकता डिसाइड नहीं करती। तो लास्ट वाला ऑप्शन 1 ही बचता है, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं फटाफट। 5 में क्या दिया गया है। ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र में गंभीर मानव सामाजिक अभाव का अनुभव किया। ठीक है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है। मान लीजिए कि सामाजिक जो समाज में बच्चे को चीज़ें फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है, तो इससे क्या होगा, विकास में ये चीज़ें बाधा उत्पन्न करेंगी। और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है कहलाती है। फ्रेंड्स, यह अवस्था कहलाती है संवेदनशील अवस्था। ठीक है, बहुत ही सेंसिटिव जो है ये अवधि होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। निरंतर मूल्यांकन होना है और व्यापक मूल्यांकन होना है बड़े स्तर पे। तो पहला ऑप्शन दिया गया है वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो। फ्रेंड्स, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो जो है व्यापक मूल्यांकन, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं इसका। 7 में क्या दिया गया है। लिव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार
बच्चों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कौन सा एक आनुवांशिक दृष्टिकोण है? पहला ऑप्शन दिया गया है छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। बिल्कुल सही बात है। जो बच्चों को काम दिया गया है उसका समर्थन करो, ठीक है, उचित समर्थन करो, मार्गदर्शन करो। बाकी ऑप्शन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही ऑप्शन यहाँ से चूज़ करना है। 8 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है। शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब अधिगम का बल दोहराव और रटने पर रुकता है। काट देंगे, निगेटिव वर्ड हो गया, ठीक है, निगेटिव बात हो गई। शिक्षार्थियों की सामाजिक भावनाएं आवश्यकताओं की उपेक्षा करती हैं, उपेक्षा थोड़ी ना करती हैं। थर्ड पे उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जाता है, गलत बात हो जाएगी। गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं, बिल्कुल सही बात है। जो उनका संदर्भ होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है, कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड होती हैं एक्टिविटी, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लीव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? बताइए। बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? आत्मवाक के द्वारा, खुद को पुनर्बलन के उपयोग द्वारा, अनुकूलन की प्रक्रियाएं द्वारा, ठीक है, या फिर संतुलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या बताया लीव वाइगोत्स्की ने? बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टडी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है जो रस्टडी जैसा दिखता है लेकिन यह अलग नस्ल का है, तो वह उस कुत्ते को उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक समाज के सिद्धांत के अनुसार, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करती है? तो फ्रेंड्स इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं एसिमिलेशन, समायोजन बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। 11 देख लेते हैं फटाफट। प्रतिभाशाली बच्चे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रतिभाशाली बच्चा क्या करता है? जल्दी सीख जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। तो 11 का क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड आंसर हो जाएगा। 12 देख लेते हैं। 12 में शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अपनी खुद की भी जांच करनी चाहिए। समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है, मतलब बंधी हुई है। तो ये भी बिल्कुल इसका बाधित है, हाइंडेड, बंधी हुई है। तो दोनों ही सही हो जाएंगे इसकी, और व्याख्या भी इसकी सही हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का। 13 देख लेते हैं फटाफट। गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? कार्य कठिनाई, कोशिश की कमी, योग्यता का अभाव या किस्मत? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा फ्रेंड्स इसका, क्योंकि कोशिश तो उसने, कार्य में कठिनाई तो है होगी नहीं, ठीक है, किस्मत की बात भी नहीं होगी और कोशिश की भी कमी नहीं होगी, लेकिन उसने योग्यता, उसने उनको सही से पढ़ा नहीं है, यानी कि योग्य नहीं है उसके, तो योग्यता का अभाव, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं फटाफट। 14 में दिया गया है शिक्षकों की कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बच्चों को स्कैफोल्डिंग सहारा देना चाहिए। संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, सही बात है, और व्याख्या भी सही करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका 14 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं फ्रेंड्स। 15 का मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये बच्चे से संबंधित है कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके जो है कंटेंट मैंने बनाया हुआ है, आपको एक दिन मिलेगा देखने के लिए छोटा सा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। पहले बच्चा क्या करता है? बच्चा करता है क्रिया, यानी कि 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स,
ठीक है, नंबर 4। चलो 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाता है। फ्रेंड्स हर साल ये क्वेश्चन आता है, हर पेपर में आता है, 1-2 क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। कितनी बार पढ़ चुके हैं? जेंडर रूढ़िवादिता, यानी कि इंग्लिश में आप याद रखेंगे जेंडर स्टीरियोटाइप। हिंदी में कन्फ्यूजन रहता है, इंग्लिश में नाम रहता है जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है, यही रहेगा सेम। 17 देख लेते हैं फटाफट। 17 में बोला गया है, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक से उत्तरदायी होना चाहिए। सही बात है, पहला ऑप्शन ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। केवल मानकीकृत द्वारा, गलत हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने निगेटिव वर्ड पॉजिटिव वर्ड की टैग वीडियो वाली जो वीडियो देखी है आप, तो आप जो है इस क्वेश्चन को तुरंत लगा लेंगे। चलिए 18, ये भी डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस है। हॉवर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में क्या बताया था? पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती है। बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था ना इन्होंने, हॉवर्ड गार्डनर ने। पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन। 19 देख लेते हैं। दोहराव व बारंबारता किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? बताइए। बार बार किसी चीज़ को दोहराना, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ऑटिज्म। ठीक है, ऑटिज्म के बारे में वीडियो मैंने तैयार कर ली है, कंटेंट आपको कल देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वैलीन की कर्म विकार, मतलब खुद के बारे में कुछ ना कुछ करता रहता है, ये एक डिसऑर्डर है। ठीक है, ऑटिज्म डिसऑर्डर है एक। 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सामाजिक रचनाविदों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है, रचनावादी की बात कर रहा है, तो उसी से संबंधित कोई पॉइंट इसका सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है, अधिगम जो होता है अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया। बिल्कुल सही बात है, सामाजिक प्रक्रिया भी है, अर्थ निर्माण कर रहा है, यानी कि रचना कर रहा है। तो यही ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, 21 देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? फ्रेंड्स पहला पॉइंट क्या लिखा है? शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। मतलब शिक्षक क्या होता है? एक फैसिलिटेटर होता है, यानी पहला ही पॉइंट इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है? जो आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न है उसकी विशेषता कौन नहीं है? पहला पॉइंट पढ़ेंगे, यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। फ्रेंड्स आलोचनात्मक जो प्रश्न होते हैं केवल तथ्यात्मक जानकारी पर नहीं होते। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। बस हमें गलत ही चाहिए उसका, पहला ही ऑप्शन को हम काट देंगे, बाकी तीनों उसके ठीक हो जाएंगे। हाँ अंकल, फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 तक हो चुके हैं। 22 का जो आंसर था राइट, वो ऑप्शन नंबर 1 था इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। 23 क्या हो जाएगा? शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने की बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पहली बात बिल्कुल ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। दोनों ठीक हैं और व्याख्या भी उसकी ठीक कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक समावेशी कक्षा में सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और ये कक्षा की क्रिया में शामिल होते हैं। पहला ही पॉइंट इसका ठीक हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, आमतौर पर सीखने की अक्षमता या कठिनाई वाले बच्चों में अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है। एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है सीखने की अक्षमता वाले बच्चों में? एक जैसे दिखने वाले जो अक्षर और वर्ण होते हैं उनको लेकर भ्रम हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेंगे, थोड़ा सा ऊपर लेंगे स्क्रीन को। 26 में क्या दिया गया है? 26 में दिया गया है फ्रेंड, जब कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्द का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं। कारण दिया गया है विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है।
बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। तो इसका पहला राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, और सेकंड वाला इसका गलत हो जाएगा, यानी व्यक्तिगत बच्चों का विकास, तो ए सही हो जाएगा, इसका आर गलत, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? वीडियो दिखाना तो होगा नहीं, ठीक है, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण ये भी नहीं होगा, व्याख्यान विधि होगी नहीं, तो निर्देशित खोज यानी कि गाइडेड डिस्कवरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं फटाफट, बस लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद। हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं लेकिन यह उचित है। सही नहीं कह रही और कह रही लेकिन यह उचित है। तो लॉरेंस कोलबर के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है? तो पहले ऑप्शन पर लिखा है नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता। तो नैतिकता तो क्या कर रही है, उसका विरोध कर रही है नैतिकता का, और व्यक्तिगत अधिकार दिखा रही है कि हाँ ये बात सही थी। व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता वो दिखा रही, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 28 का। सेकंड लास्ट क्वेश्चन 29 में क्या दिया गया है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा हमारे नोट्स में, विकास कैसी गति करता है, विकास कैसा होता है, चक्रीय, स्पाइरल होता है। पहला ही पॉइंट लिखा है इसका, विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपकी समझ में भी आ गया होगा, डायरेक्ट ये कंटेंट से पॉइंट से दिया गया है। और लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है? स्मृति तकनीक कौन सी नहीं होती? रटने और दोहराव करने की, यानी 4 ऑप्शन को काट देंगे, यही आपका 4 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं पूछा है तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी आज की आंसर की CDP की। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे कितने आपके 30 में से सही हुए हैं। ठीक है, कमेंट ज़रूर करेंगे वीडियो के लास्ट में। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।